या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिर एक बार सुपर संडे में मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम बदलता दौर में। आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और इससे यंगस्टर को आई मेक श्योर दैट दे विल गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। और ये हमारा जो एपिसोड है ये स्पेशली हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे किया है। और जैसे हमारा पिछले संडे का प्रोग्राम था, वाई सीसीपीडी इज नॉट बीइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टिल नाउ, टिल द टाइम ऑनरेबल पिंचा जी हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम दैट पोस्ट। तो उस पर हमने एक डिस्कशन की जिससे काफी कुछ निकल के आया। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम खुद आज ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिनको खुद इस पोस्ट का खूब तजर्बा है और वो इस सब्जेक्ट पर उनसे ज्यादा बढ़िया कोई लाइट थ्रो नहीं कर सकता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं फॉर्मर सीसीपीडी और तमाम ऑर्गेनाइजेशन से नेशनली और इंटरनेशनली एसोसिएट रहे मिस्टर प्रसन्न कुमार पिंचा जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर पिंचा जी इन द शो। सर, नाइस टू हैव यू अगेन ऑन रेडियो उड़ान। दानिश, मैं आपके जरिए रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं से नमस्कार करता हूं और उनके प्रति मेरा ढेर सारा प्यार। जी पिंचा सर, इससे पहले कि हम सीसीपीडी के टॉपिक पे आए, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और हमें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है कम्युनिटी को इस बार, सदन दास गुप्ता जी की जो डेथ हुई है। तो सबसे पहले क्या आपके अनुभव हैं, थोड़ा सा हमें उनको आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, थोड़ा सा हमें बताएं उनके बारे में लिसनर्स को, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं बताऊंगा। साधन गुप्ता जो अभी जिनका स्वर्गवास हाल ही में हुआ है, उनके निधन से केवल दृष्टिबाधित समाज को ही नहीं बल्कि सारे देश को एक अपूर्ण क्षति हुई है। साधन गुप्ता दृष्टिबाधित थे, वो एक कानूनी विशेषज्ञ थे, बहुत नामी गिरामी थे, बैरिस्टर थे और वो पश्चिम बंगाल सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे और अगर मुझे ठीक से याद है तो थोड़े समय के लिए वो एडवोकेट जनरल भी रहे पश्चिम बंगाल सरकार में। और जो एक बात मैं आपको बताऊं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की टिकट पर, जहां तक मुझे याद है शायद कलकत्ता की बालीगंज लोकसभा चुनाव क्षेत्र से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वो चुनाव लोकसभा का जीत करके एक सांसद रहे। और राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड है, NFB, उसके वो मेरे हिसाब से पहले अध्यक्ष रहे। तो उनका जो योगदान रहा वो बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा और उनके चले जाने से हम सभी बहुत दुखी हैं, शोकाकुल है। मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और स्वर्गीय गुप्ता जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जी, तो पिंचा सर, आपने भी लास्ट टाइम पे डिस्कशन सुनी और काफी मुद्दे हमने छूने की कोशिश की, आज उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले हम डिस्कशन शुरू करें तो पिछली डिस्कशन के बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। पहली बात है कि मैं दानिश तुमको बधाई देता हूं और तुम्हारे जरिए मैं रेडियो प्रोग्राम के सभी साथियों को, विशेष करके रेडियो उड़ान के जो युवा साथी हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि तुम लोगों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्रयास तुम लोग कर रहे हो। और सबसे एक बड़ी अच्छी बात लगी जो पिछले रविवार को कार्यक्रम हुआ, उसमें चर्चा बड़ी दिलचस्प रही और उसका स्तर चर्चा का बड़ा अच्छा रहा। विशेष करके मेरे अति प्रिय मित्र रस्तोगी जी की आवाज बहुत दिनों के बाद सुनने को मिली और उनकी जो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शैली की जो शालीनता है, बड़े संयमित और शालीन तरीके से वो उनकी शैली है अभिव्यक्त करने की,
वो बहुत मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उनका ये है कि अगर वो कहीं किसी विचार में कोई ऐसा मत भी व्यक्त करते हैं जो आपके मत से अगर भिन्न भी हो, तो भी आपको सुन के बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि समटाइम्स it also matters as to how you put across a certain thing, what you say and how you say it. तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके, और इसी सुनने के बाद में मुझे लगा कि इस चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसमें कुछ और जोड़ें, ताकि हमारे जो श्रोता है, विशेष करके जो युवा श्रोता हैं, उनको अधिक स्पष्टता मिले। इसलिए मैं आपको भी फिर से बधाई देता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, ये पहल की, और मैंने भी इस कार्यक्रम में इसी वजह से आना स्वीकार किया। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। एंड पिंचा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो what is your take on it? Government is not looking willing to appoint CCPD, full-time CCPD. The additional charge been given to Mr. Love Verma. So what is your take on it? ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें समझने जैसी हैं, थोड़ा सा शांति से, धैर्य से समझना है। ऐसा नहीं है कि सरकार, ऐसा अनिवार्य रूप से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार विलिंग नहीं है। मैं ये मानता हूं, जैसा कि लगभग यही बात शायद रस्तोगी जी ने भी पिछले रविवार को कही थी, कि ये एक लार्जर सिस्टमिक इश्यू है, सभी जगह होता है, लेकिन सभी जगह होता है तो यहाँ भी होते रहना चाहिए, इसका कोई ये बात तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही रहा है। अब इसमें देखिए 2-3 बातें हैं तो आप समझ लीजिए। सरकार ने मुख्य आयुक्त के पद के लिए जो विज्ञापित किया इस पद को, इन्होंने जहां तक मुझे याद है अक्टूबर में शायद विज्ञापित किया होगा, मतलब अक्टूबर 2014 में। जबकि नियम ये है, इनके नियम जो बने हुए हैं, नियमों की बात मैं करूंगा आगे चल के, ठीक है। इनके नियम ऐसे हैं कि आपको जब पता है कि अगर मुख्य आयुक्त की जो पोस्ट है, उनका कार्यकाल, अभी जो मुख्य आयुक्त है मान लीजिए, उनका कार्यकाल जब समाप्त होगा जिस तारीख को, उससे 6 महीने पहले आपको विज्ञापन देना होता है, ऐसा नियमों में लिखा है। लेकिन इन्होंने 2 महीने पहले विज्ञापन दिया, और उसके बाद में शायद वो, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो मैंने सुना था शायद 14 मई या कब उसका इंटरव्यू भी हुआ। अब उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। अब पता नहीं है कि वो कहां पर अटका हुआ है, वो तो नहीं मालूम है, लेकिन इससे कई प्रकार के नुकसान होते हैं। अब आप देखिए, ये बात सही है कि पिछले भी जो मुख्य आयुक्त, एक मुख्य आयुक्त गए और दूसरे मुख्य आयुक्त आए, उनके जाने, एक के जाने और दूसरे के आने के बीच में जो गैप रहा है, वो काफी लंबा गैप रहा है। आप देखिए, मैंने जब मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था, तो मनोज कुमार जी के चले जाने के लगभग 2.5-3 साल बाद में मैंने कार्यभार संभाला, ठीक है। उस हिसाब से तो अभी 2.5-3 साल हुए ही नहीं है। तो अब इससे देखिए नुकसान क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। पहला नुकसान तो ये होता है, देखिए मुख्य आयुक्त का एक मुख्य काम है शिकायतों का निपटारा करना। जो अधिकारों की अभिवंचना से संबंधित शिकायतें आती है विकलांगों की, उन शिकायतों का निपटारा करना। और उन शिकायतों का निपटारा करने के लिए आपको जो केसेस आते हैं, जो शिकायतें आती हैं आपके पास, उनकी सुनवाई आपको करनी होती है। तो जब कोई सेक्रेटरी, विभागीय सचिव जब अतिरिक्त प्रभार लिए होता है मुख्य आयुक्त का, तो वो जनरली आकर के सुनवाई करता नहीं है, बहुत कम बार करता है। मुझे नहीं लगता कि जब से मैंने कार्यभार, मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से एक बार भी जो प्रभारी मुख्य आयुक्त है वो आकर के उन्होंने एक दिन भी सुनवाई की हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर की होगी तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि की होगी, ठीक है। पहली बात तो सुनवाई जब केसेस की नहीं होगी, तो या तो जो उप मुख्य आयुक्त है वो सुनवाई करते होंगे, ठीक है। आइडियली सुनवाई करनी चाहिए मुख्य आयुक्त को स्वयं को, ठीक है। अच्छा, अब मुख्य आयुक्त की स्थिति, उप मुख्य आयुक्त की भी स्थिति देखिए उस कार्यालय में क्या है। 2 उप मुख्य आयुक्त के पद हैं। एक उप मुख्य आयुक्त जो मिस्टर टी.डी. धारियाल हुआ करते थे, वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। मेरा कार्यकाल 26 दिसंबर की शाम को समाप्त हुआ, उसके 3-4 दिन बाद वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो
6-7 महीने तक कंसल्टेंट के रूप में वहां उन्होंने काम किया। और एक जो दूसरे उप मुख्य आयुक्त हैं, वो कोई 1.5 महीने की 6 सप्ताह की ट्रेनिंग पे गए थे, अब तक शायद आ गए होंगे। तो अब उप मुख्य आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के कोई मिस्टर डोगरा है, उनको दिया गया। मुझे पता नहीं है कि वो सुनवाई वो भी करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये तयशुदा बात है कि शिकायतों के निपटारे की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही बुरे ढंग से प्रभावित इसमें हो रही है, पहली बात। जो दूसरी बात है जिसका जिक्र रस्तोगी जी ने भी किया था, मैं उस बात से सहमत हूं कि जब विभागीय सचिव आपका मुख्य आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार लेता है तो उन दोनों में हितों का टकराव होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब वो कैसे होता है ये समझने की बात है। वो बात उस हफ्ते चर्चा में आ नहीं पाई, शायद वो जो कन्वर्सेशन की ड्रिफ्ट है वो दूसरी तरफ चली गई। वो ऐसे होता है कि देखिए काफी सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जो विकलांगता से संबंधित विभाग से ही होती है, और उस विभाग के जो हेड हैं सेक्रेटरी, वही अगर यहाँ आपके जजमेंट में बैठे हैं तो उन्हीं के विभाग के खिलाफ शिकायत है और वही यहाँ जजमेंट देंगे, तो नेचुरली बायस्ड आने की संभावना से को नकारा नहीं जा सकता। यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सम बायस। तो यहाँ वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है दानिश, जो आपने उठाई थी, उसको शायद रस्तोगी जी ने ठीक से मतलब आप वो एक समझा नहीं होगा। वो आपने बात सही उठाई थी। क्या होता है कि जो बजट होता है सीसीपीडी की ऑफिस का, वो उसमें क्या होता है कि उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है अगर एक लंबे समय तक कोई दूसरा व्यक्ति अतिरिक्त प्रभार में रहता है। वो क्यों पड़ता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि इस वर्ष किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इस वर्ष मान लीजिए कि मुख्य आयुक्त जो रेगुलर आपके पूर्णकालीन मुख्य आयुक्त थे वो चले गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, एक नए आए नहीं है, तो इसलिए अतिरिक्त प्रभार मान लीजिए सेक्रेटरी को दिया। तो अब क्या है कि इस वर्ष आपके बजट में मान लीजिए है कि आपके बजट में था कि 10 मोबाइल कोर्ट करेंगे 10 जगह देश में, उसके लिए पैसा था, 5 वर्कशॉप करेंगे उसके लिए पैसा था, इस तरह और अलग अलग कामों के लिए पैसा था। लेकिन वो पैसा फिर खर्च नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जो अतिरिक्त प्रभार में होता है वो उसमें समय नहीं देता है, वो उसमें रुचि आमतौर पर देखा गया है, गोइंग बाय पास्ट एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वो रुचि उसमें लेते नहीं है, और नहीं लेने की वजह से वो पैसा खर्च नहीं होता है। जब खर्च नहीं होता है तो अगले साल जब बजट बनता है तो जो वित्त विभाग है वो कहता है कि नहीं साहब, अब हम आपको 10 मोबाइल कोर्ट के लिए पैसा नहीं देंगे, एक आध मोबाइल कोर्ट के लिए ही रख लीजिए, या नहीं देते हैं, आपने तो कुछ खर्चा नहीं किया। अब वो इस बात को मानते नहीं है इतना कि वो एडिशनल प्रभार में था या नहीं था, इसको इतना ध्यान नहीं देते। तो फिर क्या होता है कि जैसे मैंने जब चार्ज लिया तो कई एक्टिविटीज में पैसा बहुत कम था, क्योंकि 2-3 साल से वो उस पद में कोई रेगुलर फुल टाइम चीफ कमिश्नर था नहीं। तो मैंने जब ऑफिस में पता किया कि भाई इतना पैसा कम क्यों है, तो वो बताने लगे कि पहले तो पूरा होता था लेकिन अब 2-3 साल से नहीं था तो पैसा नहीं दिया। तो इसलिए क्या होता है कि बजट तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल चीफ कमिश्नर से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उन्हीं का असर होता है, ऐसा नहीं है, पूरे बजट पर उसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है। एक और बात बता दूं कि जो शुरुआती चीफ कमिश्नर थे हमारे मिस्टर BL शर्मा, वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के थे, लेकिन अब जो ये चीफ कमिश्नर का पोस्ट है ये भारत सरकार के सचिव के समकक्ष है। ठीक है, इट इज इक्वल इन रैंक विद सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, हियरिंग आपकी इम्पैक्टेड होती है, हियरिंग ऑफ केसेस, बजट आपका इम्पैक्टेड होता है, तो विकलांग व्यक्तियों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसका बहुत ही गलत असर पड़ता है, और इससे ये भी पता चलता है कि आप मुख्य आयुक्त की जो संस्था है इसको कितने हल्के रूप में लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी इसको कितने हल्के रूप में लेते हैं, इस बात का भी ये परिचायक है ना। तो बिल्कुल, इसमें तीन बातें हैं जो हम बाद में करेंगे इसको लेके। जो अगला मैं सवाल आपसे करूंगा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या एक डिसेबल व्यक्ति का ही सीसीपीडी होना या फिर एक साइटेड व्यक्ति का सीसीपीडी के पोस्ट पे होना, क्या डज इट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस? इफ यस, हाउ? अच्छा, इसमें
देखिए, इसमें भी एक बात बहुत समझने जैसी है। मेरा इस बात से तो मैं सहमत हूं कि बिल्कुल एक ऐसा आदमी यहां मुख्य आयुक्त बने जो काबिल हो, योग्य हो, मेधावी हो। मेधा के साथ समझौता तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर मेरा व्यक्तिगत मत आप जानना चाहते हैं तो मैं ये मानता हूं कि मेधा के साथ साथ एक ऐसा आदमी हो, एक योग्य विकलांग व्यक्ति हो। क्योंकि जैसे कि ठीक है, आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया, वो इसलिए नहीं कि आप विकलांग है, इसलिए किया है कि आप योग्य हैं। लेकिन फिर भी विकलांग अगर होता है साथ साथ में, तो उसमें ये होता है कि उस व्यक्ति को विकलांगता से जुड़ी जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं का प्रत्यक्ष और प्रामाणिक अनुभव होता है। ठीक है, उसको विकलांगता के अनुभव उधार लेने नहीं पड़ते हैं। देखिए, दुनिया में आप कई चीजें उधार ले सकते हैं, पैसे उधार ले सकते हैं, शब्द उधार ले सकते हैं, किताबी ज्ञान उधार ले सकते हैं, लेकिन अनुभव उधार नहीं ले सकते। यू कैनॉट बोरो एक्सपीरियंस। नथिंग अंडर द सन इज मोर ऑथेंटिक, is more original than that which is the byproduct of your own intense and intimate personal experience। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि एक कंपिटेंट विकलांग व्यक्ति, क्या विकलांग व्यक्तियों में कंपिटेंट नहीं है? विकलांग व्यक्तियों में काफी कंपिटेंट लोग आजकल आ रहे हैं जो इस पद के लायक हो सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं। अब एक दूसरा सवाल यहां आता है जो इसी से जुड़ा हुआ है। अब लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि विकलांगों के लिए विकलांग ही काम कर सकता है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। विकलांगों के लिए गैर विकलांग व्यक्ति काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तब फिर मेरा एक सवाल है दानिश तुमसे जी, और तुम्हारे जरिए सभी श्रोताओं से, मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसे पुरुष दुनिया में नहीं है जिन्होंने महिलाओं के मुद्दों पर बहुत अच्छा काम किया है कि नहीं? जी, है ना? जी, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अगर है तो ऐसा क्यों है कि महिला, तो ऐसा लेकिन कानून क्या है कि महिला आयोग की अध्यक्षा महिला ही हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, क्या ऐसे लोग, ऐसे बहुसंख्यक समुदाय के क्या ऐसे लोग नहीं है, मेजोरिटी कम्युनिटी के क्या ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए बहुत अच्छा काम किया है? हैं। लेकिन माइनॉरिटीज कमीशन के कानून को देखो, माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन वही बन सकता है जो खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो। तो मेरा कहने का मतलब है, हालांकि कमीशन और कमिश्नर इन दोनों में फर्क होता है, लेकिन इनके फंक्शंस लगभग एक जैसे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा मत सुने तो मेरा मत ये है कि यस, चीफ कमिश्नर हो, चाहे अगर जो नेशनल कमीशन बनने वाला प्रस्तावित है चाहे वो हो उसका चेयरमैन हो, दैट पर्सन शुड बी ए competent person, competent and eminent person with disability. Exactly, you have already raised this point in previous show as well. So सर आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो है काफी लोगों ने मुझे दिया था और आपका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होगा इस पे। A lot of people think that CCPD do not possess too much powers, or neither it is an independent body. Therefore, whenever we have to go for our cases, we can directly approach to High Court, Honorable High Court, and we can get the justice from there as well. So how CCPD is essential and important in that perspective? Okay. So I understand your question. Let me now answer this question. Yeah. First of all, let me clarify. मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि obviously High Court, Honorable High Court is definitely way more powerful, far more powerful than the Chief Commissioner. ठीक है, इसमें तो कोई शक है नहीं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक बात है कि हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए। आप हर कोई आदमी को ऐसा वकील मिलेगा नहीं जो प्रो बोनो आपके लिए कर देगा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि
सब जगह हर बार आप अगर प्रो बोनो यानी मुफ्त में अगर आप किसी वकील की सर्विस लेके करेंगे तो कई सारे वकील, सुभाष वशिष्ठ जैसे कुछ वकील है वो तो फिर हो सकता है कि कभी कर दे अगर देखें कि किसी के पास पैसा है नहीं, वो स्थिति में है नहीं देने की। लेकिन मेरा अक्सर ये मानना है कि जहां तक हो सके पैसे दे करके काम करवाना चाहिए ताकि वो प्रोफेशनली उस काम को करे। ठीक है, तो हाईकोर्ट में जाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। सीसीपीडी में आपको कंप्लेन करने के लिए कुछ पैसे नहीं चाहिए, आप सिंपली एक ईमेल डाल सकते हैं, आप सिंपली एक, यहां तक कि केसेस हुए कि लोगों ने पोस्ट कार्ड में लिख के दिया है, फिर भी उसको हमने कंप्लेन के रूप में हमारी ऑफिस ने, सीसीपीडी की जो ऑफिस है उसने लिया है। अच्छा, अब देखिए कि सीसीपीडी की रही पावर की बात, उसके बारे में दो चार बातें समझने जैसी हैं। ठीक है, अब उसको ध्यान से सुनिए। मैं एक बात अक्सर कहता था जब मैं चीफ कमिश्नर था, और अब भी मैं कहता हूं कि चीफ कमिश्नर के दांत है कि नहीं, कानून में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत दांत है कि नहीं, यानी दांत होने से आप काट सकते हैं ना, है ना जी। तो चीफ कमिश्नर के दांत है कि नहीं है इस पीडब्ल्यूडी एक्ट में, ये तो चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन चीफ कमिश्नर के खुद के अगर दांत है तो वो काट सकता है, यानी उसके खुद के व्यक्तित्व में और उसके खुद की जो जजमेंट्स वो लिखता है उसमें अगर फोर्स ऑफ लॉजिक है तो वो उसका असर होता है। मेरा अपना ये मानना है कि मैंने जितने जजमेंट्स दिए होंगे उसमें बड़ी संख्या में जजमेंट्स ऐसे थे जिनकी अनुपालना हुई है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि चीफ कमिश्नर के पावर्स के बारे में इस पीडब्ल्यूडी एक्ट में, क्योंकि चीफ कमिश्नर का जो पद है, चीफ कमिश्नर की जो संस्था है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत सृजित की गई है, क्रिएट की गई है। तो इस एक्ट में चीफ कमिश्नर के पावर्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें हैं नहीं। ठीक है, कुछ ग्रे एरियाज हैं। ग्रे एरियाज का मतलब है कुछ एम्बिग्विटीज हैं, कुछ अस्पष्टताएं हैं। अब एम्बिग्विटीज होने से क्या होता है कि कई बार अस्पष्टता का फायदा भी होता है, कई बार अस्पष्टता का नुकसान भी होता है। और इसीलिए देखिए यही कारण है कि आप देखेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय में चीफ कमिश्नर के पावर्स को लेके अलग अलग तरीके के वक्तव्य दिए हैं। कुछ उसमें कुछ जजमेंट्स तो ऐसे आए हैं जिससे चीफ कमिश्नर की ऑफिस को मजबूती मिलती है, उनके इंस्टीट्यूशन को मजबूती मिलती है। और कई ऐसे भी जजमेंट्स आए हैं जो चीफ कमिश्नर के पावर को कम करता है और उनको कमजोर बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चीफ कमिश्नर की ऑफिस के इतने बड़े फायदे हैं जिनका पता मुझे स्वयं नहीं था जब तक मैं चीफ कमिश्नर नहीं बना। कितनी ऐसी शिकायतें होती है जो हम रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं कर पाते, फोन पे मैं सेटल कर देता था और काम हो जाता था। इसलिए होता था कि जब द मोमेंट यू से वेल आई एम द चीफ कमिश्नर स्पीकिंग, ये बात है, आप ये कर दो, और मुझे पता है कि आप बहुत सेंसिटिव आदमी हो, आप कर दोगे, नहीं तो मुझे समन्स इश्यू करना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी, तो उसमें आपको भी परेशानी होगी और काम बढ़ेगा। तो बहुत सारे केसेस में वो काम उसका वहीं पे हो जाता था। अब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हजारों रुपए खर्च करेंगे, उसके बाद आप उसमें रिट पिटीशन फाइल करेंगे, फिर उसमें केस चलेगा, फिर उसमें निर्णय आएगा। तो इस सारी प्रक्रिया में, और हाई कोर्ट तो केवल विकलांगों के लिए नहीं है ना, वो तो सभी के लिए है। ये जो संस्था है ये केवल विकलांगों के लिए बनी है। ठीक है, तो इसलिए इस पद की और इस संस्था की बड़ी उपयोगिता है। एग्जैक्टली लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल पे बात करते हैं, फिर हम दोबारा उसी टॉपिक पे आएंगे एडिशनल चार्ज वाले, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सीरियस अभी बातें हमने करनी है। जैसे आपके ऑफिस से जो स्क्राइब गाइडलाइंस इशू हुई थी वो बहुत अच्छी थी, और आई थिंक दोज गाइडलाइंस वर द बेस्ट गाइडलाइंस वी हैव एवर सीन बाय एनी ऑफ द चीफ कमिश्नर। तो लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस उसको फॉलो नहीं करती हैं, बावजूद इसके कि उसको अप्रूव किया गया है, उसको रेकमेंड किया गया है। तो अभी अगर रिसेंटली भी बात करें तो आपकी जो द्वारा गाइडलाइन आई गई तो आरआरबी द्वारा कंप्लीटली वायलेट किया गया उसे। तो ये क्यों नहीं माना जाता तमाम इंस्टीट्यूशंस, बावजूद इसके कि सीसीपीडी के सख्त ऑर्डर हैं इनको लागू करने के? अच्छा, इसमें भी दो चार बातें समझने जैसी। पहली बात यह है कि ये गाइडलाइन फरवरी 2013 में ये गाइडलाइंस इशू की गई थी। गाइडलाइंस इशू की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने
और गाइडलाइंस इशू की गई मुख्य आयुक्त के निर्देश की अनुपालना के हिस्से के तौर पर। ठीक है, मैंने चीफ कमिश्नर के रूप में सरकार को निर्देश दिया था कि गाइडलाइन इशू की जाए, और उस निर्देश को मानते हुए सरकार ने गाइडलाइंस इशू की। ठीक है जी। अब देखिए इसमें कि मेरा जो ऑर्डर था वो बड़ा विस्तृत ऑर्डर था, उसको ठीक से लोग पढ़े, मैं चाहता हूं। उसमें बहुत सारी बातें थी। ठीक है, अच्छा, और जब सरकार ने गाइडलाइंस इशू की, वो गाइडलाइंस पहले की बनी हुई गाइडलाइंस थी, मतलब मेरे कार्यभार संभालने के कई वर्षों पहले वो गाइडलाइन बन के तैयार हो चुकी थी, और उन गाइडलाइंस को मुख्य आयुक्त के कार्यालय ने और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने मिलकर के सभी स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करके बनाई थी। ठीक है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ी थी, कोई इसको कभी माने आई मीन वो जो कहते हैं ना कि ये पासिंग द बक, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर धकेल देता है कि वो ये करेगा, वो कहता है ये डिपार्टमेंट करेगा, एचआरडी कहता है कि पर्सनल डिपार्टमेंट इश्यू करेगा, पर्सनल कहता है कि एचआरडी करेगा, कोई कहता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस करेगा। लेकिन इस चक्कर में हो ये रहा था कि विकलांग जो व्यक्ति है वो सफर कर रहे थे, और वो गाइडलाइंस थी दो चीजों के बारे में। एक तो कि जो आपके पढ़ाई की शिक्षा के संबंधित जो परीक्षाएं होती है उनको लेकर के, एक नौकरी से संबंधित जो परीक्षाएं होती है उनको लेकर के। ठीक है, उन गाइडलाइंस में मैंने ये भी लिखा था उस ऑर्डर्स में कि जो जारी तो मिनिस्ट्री करेगी, जारी तो गाइडलाइंस मुख्य आयुक्त ने नहीं की, लेकिन उस जारी करने के लिए जो ऑर्डर मैंने दिया था उसमें मैंने ये भी लिखा था, और बातों के अलावा, कि ये जो गाइडलाइंस, ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत सरकार जारी करेगी, इनका समय समय पर ये मतलब रिव्यू भी हो सकता है, क्योंकि जब अनुभव होता है, जैसे आप मान लीजिए कि 2-3 साल के, और इसीलिए अभी इसकी समीक्षा भी हो रही है। अच्छा, अब इसको नहीं क्यों मानते? कई लोग तो इसलिए नहीं मानते कि इसकी जानकारी नहीं है, कई लोग इसलिए नहीं मानते कि वो मानना चाहते नहीं है, वो अपनी उसमें रहते हैं कि नहीं इसमें तो ये हो जाएगा। अब यूपीएससी है, यूपीएससी इसको मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, यूपीएससी ने सरकार को लिखा, इसीलिए अब गाइडलाइंस को वापस रिव्यू हो रहा है, उसके लिए रिव्यू कमेटी बनी है। ठीक है ना जी। और अब अगर गाइडलाइंस नहीं मानते हैं, तो जैसे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था कि नहीं ये गाइडलाइन, आप सीसीपीडी के ऑर्डर को छोड़िए, जहां तक मुझे याद है, आपको ये सुभाष वशिष्ठ बता सकते हैं शायद, गाइडलाइंस के बारे में हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा के ऑर्डर के परिणाम स्वरूप ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की है, और स्टैट्यूटरी बॉडी कौन? चीफ कमिश्नर। तो इसलिए इनको मानना होगा। बावजूद इसके लोग इसको कह रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। यूपीएससी कह रहा है कि इससे एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी अफेक्टेड होती है। भैया कैसे अफेक्टेड होती है इंटीग्रिटी से? आप अपना इन्विजिलेशन सिस्टम मजबूत करो ना आप। तो ये जो चीजें हैं, अब इनके बारे में अगर कोई कोर्ट में जाए तो निश्चित रूप से कोर्ट का अच्छा आदेश आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और गाइडलाइंस के ऊपर अभी फिर से विचार चल रहा है कि इनमें क्या संशोधन किया जाए। उसकी एक समिति बनी है, उसमें शायद ये एनएफडी के भी मिस्टर रुंगटा भी उसमें है मेंबर, मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक ख्याल है। जी। तो सर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एडिशनल चार्ज की बात कर रहे थे, चलो ये भी समझ आता है कि एक डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज हो तो चलो समवट हम, हालांकि आपने स्पष्ट कर दिया ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, चलो समवट हम मान लेते हैं। लेकिन जैसे आप भी नेशनल ट्रस्ट के चेयरपर्सन रह चुके हैं, अभी नेशनल ट्रस्ट के भी चेयरपर्सन की जो सीट है वो खाली है, फिर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की भी पोस्ट खाली है, और फिर सीसीपीडी का भी जो अतिरिक्त भार है वो दिया गया है। तो 3-3 डिपार्टमेंट को लेना, कैसे इसको देखते हैं आपकी? बंदा चाह के भी कुछ नहीं करता। एक तो उनकी खुद का जो है वो तो है ही है, बावजूद उसके 3-3 डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज, तो कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। उससे पहले आप चाहे तो मैं एक और बात उठाऊं, क्योंकि वो सवाल मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, विशेष करके जो आपकी तरह जो युवा साथी हैं, बहुत उत्साही हैं, तो वो पूछते हैं जी कि सर ये जो पद इतने दिनों से खाली पड़ा है, आपको एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया, जबकि पहले के मुख्य आयुक्त पूछने वाला था आपसे। एग्जैक्टली, आप पूछने वाले थे। मैं पहले इस शंका का समाधान करूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इसको क्वेश्चन को इस तरीके से लेते हैं कि हमने पहले देखा है जो फॉर्मर सीसीपीडी रह चुके हैं उनको एक्सटेंशन मिल चुका है, किसी को 6 महीने, किसी को 9 महीने, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू
तो आपको एक्सटेंशन नहीं दिया गया या आपने अप्लाई नहीं किया, तो इसके बारे में हमें डीपली बताएं। अच्छा, पहले मैं आप बता दूं। देखिए, उससे पहले कि आप इस बात को समझे, एक दूसरी बात को समझना जरूरी है। जी। जब कोई भी कानून बनता है, उस कानून के बन जाने के बाद सरकार उस कानून को लागू करने के लिए कुछ लिखित नियम बनाती है और उन नियमों को वो संसद के पटल पर रखती है। तो जब पीडब्ल्यूडी एक्ट बना 95 सन में, जी। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू करने के लिए कानून बने, नियम बने, रूल्स बने 96 सन में। पीडब्ल्यूडी एक्ट कब लागू हुआ? 95 सन में। जी। और कानून कब बने? रूल्स कब बने? 1996 में। और ये जो 1996 में रूल्स बने, इनमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2009 में। ठीक है जी। यहां तक समझ गए ना आप मेरी बात? जी। अब वो अमेंडमेंट क्यों हुआ? वो अमेंडमेंट इसलिए हुआ कि 1996 के जो पीडब्ल्यूडी रूल्स थे, उन रूल्स में चीफ कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में, उनकी नियुक्ति कैसे हो, एडवर्टीजमेंट कैसे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो, इन सब के बारे में कोई रूल्स उस 1996 रूल्स में वो सब नहीं थे कुछ भी। जी। और जो सर्टिफिकेट जो विकलांगता की दी जाती है, उसमें भी कुछ कठिनाइयां थी, तो उनमें भी कुछ चेंजेस करने थे। तो दो चीजें थी मेन मुख्यतः। एक तो थी ये कि चीफ कमिश्नर के रिक्रूटमेंट के बारे में वो 1996 के जो रूल्स थे वो लगभग साइलेंट थे, और दूसरा कि सर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की, उसको और सिंप्लीफाई करने की बात। इन दो मुख्य कारणों से 2009 में कानूनों उस नियमों में संशोधन हुए। तो संशोधन जब हुए, तब चीफ कमिश्नर के रिक्रूटमेंट के बारे में व्यापक रूल बने। उससे पहले रूल थे नहीं। उन रूल, वो जो 96 के रूल्स में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था। तो जब रूल्स में, और जो दो मेरे से पहले जो दो मुख्य आयुक्त, जिन दो मुख्य आयुक्तों को एक्सटेंशन मिला, एक को 9 महीने, एक को 6 महीने, वो इसलिए संभव हुआ कि उस समय जब कोई रूल नहीं होता है तो आप अपने मनमानी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक्सटेंशन दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना जी। क्योंकि कोई लिखित रूल तो है नहीं। जी। तो जब लिखित रूल नहीं है तो अब मेरी इच्छा है तो दे देता हूं, नहीं इच्छा है तो नहीं देता हूं। ठीक है जी। अब जब 2009 में रूल्स में ये संशोधित रूल्स आए, उसमें चीफ कमिश्नर से संबंधित भी कुछ रूल बने, और सरकार की उन रूल्स के बारे में ये व्याख्या है, सरकार का ये इंटरप्रिटेशन है कि अब के जो मौजूदा रूल्स हैं 2009 के, 1996 के रूल्स एज अमेंडेड इन 2009, उन रूल्स के मुताबिक किसी चीफ कमिश्नर को एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। अब ये अलग बात है कि मेरे विचार इसमें थोड़े भिन्न है। मैं मानता हूं कि अभी भी इनका अगर एडजुडिकेशन हो तो ये संभावना है कि ये सरकार का ये स्टैंड गलत हो। ये तो कोर्ट ही कह सकता है, कोई कोर्ट में ले जाए तो। अब रही, आपने पूछा कि मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया कि नहीं किया। जी। बिल्कुल, मैंने जुलाई 2014 में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। ध्यान से सुनिए जी। दिसंबर जब मेरा कार्यकाल खत्म होने लगा, तो होने के कुछ ही दिन बाकी थे, 5-7 दिन शायद होंगे बाकी, तब तक भी मेरे पास मैंने जो एक्सटेंशन के लिए 5-6 महीने पहले अप्लाई किया था, उसका कोई जवाब नहीं आया कि एक्सटेंशन देंगे कि नहीं देंगे। तो मैंने ये जो एडवर्टीजमेंट इनकी थी, इसको चैलेंज करके मैं हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन दायर की, और जल्दबाजी में दायर की। उस रिट पिटीशन में मैंने कहा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये कैंसिल कर दी जाए। उसके कई कारण दिए। एक कारण उनमें से मैंने ये भी दिया कि ये जो एक्सटेंशन, मेरी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन पर बिना विचार किए और बिना मुझे बताए वो एडवर्टाइज कैसे कर दिया। या तो बताओ कि मैंने जो एप्लीकेशन दी थी उस पर आपने क्या किया। तो हाई कोर्ट ने
मैंने जो एडवर्टीजमेंट खारिज करने की बात कही उसको नहीं माना, लेकिन हाई कोर्ट में ने गवर्नमेंट को कहा कि आपने इनकी जो एक्सटेंशन की पिटीशन थी, एप्लीकेशन थी, उस पर आपने इनको जवाब क्यों नहीं दिया। तो उसका तो वो क्या उत्तर देते, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सितंबर में ये सरकार ने फैसला कर लिया था कि इनको नियमों के अनुसार एक्सटेंशन दिया जा नहीं सकता, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपने जो भी निर्णय इसके ऊपर लिया है वो इनको 7 दिन के अंदर अंदर लिखित में बता दीजिए। ठीक है, ये कह के हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को वहीं खत्म कर दिया। अब क्या है, और हाई कोर्ट ने साथ में ये भी मौखिक रूप से कहा कि हमें पता है कि ये फिर केस आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट, अब सरकार ने बाद में मुझे लिखित रूप में ये बताया कि मौजूदा कानून में इसमें एक्सटेंशन दिया नहीं जा सकता। तो अब मैं चाहता तो उसको वापस हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता था, उसकी वैधता को, और ये साबित करने की कोशिश कर सकता था कि एक्सटेंशन दिया जा सकता है मौजूदा रूल में। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि अब मान लो कि मुझे अगर एक्सटेंशन मिलता भी है तो ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्योंकि 65 वर्ष की उम्र तक ही आप मुख्य आयुक्त रह सकते हो, तो 21 महीने बचे थे। तो मैंने सोचा कि हमारे जो न्याय की प्रक्रिया है, न्याय जस्टिस डिलीवरी की जो प्रक्रिया है, वो इतनी लेथर्जिक है, इतनी धीमी गति से चलती है कि 21 महीने तक शायद मुझे निर्णय ही ना मिले, कोर्ट का केस शायद सलटे ही नहीं, तो फिर उसके बाद तो मेरे तो केस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए मैंने, गवर्नमेंट ने जो मुझे उत्तर दिया कि आपका वो एक्सटेंशन, तो मैंने फिर उसको, केस को, फिर मैंने सोचा अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं, सिविल सोसाइटी में भी मेरे लिए स्पेस कुछ निकल सकता है, तो वहीं अपना काम करें, कुछ और दूसरे कामों में अपनी ऊर्जा को लगाएं। इसलिए मैंने फिर उसको वापस कोर्ट में मैं उसको लेके नहीं गया। ये बात है। तो गवर्नमेंट का अभी तो मानना है, और अभी का सरकार का ये मानना है कि मौजूदा कानूनों में, मौजूदा नियमों में जो 2009 में अमेंडमेंट हुए हैं उसके अनुसार एक्सटेंशन दिया ही नहीं जा सकता, यानी किसी भी चीफ कमिश्नर को नहीं दिया जा सकता। ये बात है। अब आता हूं आपके दूसरे प्रश्न में, आपका जो नेशनल ट्रस्ट RCI के बारे में। देखिए, एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये देखने को आ रही है कि कुछ समय से बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा है संस्थाओं का, और जो सिविल सोसाइटी का जो स्पेस है वो श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? अच्छा, तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन ज्यादा, अगर मात्राधिक ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता है, वो क्यों होता है? आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो पॉलिटिशियंस सत्ता में होते हैं वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर IAS ऑफिसर्स तो उनके नीचे हैं, तो उनको वो कह करके जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिविल सोसाइटी का आदमी चीफ कमिश्नर है, या नेशनल ट्रस्ट का चेयरमैन है, या RCI का चेयरपर्सन है, तो उससे मनमानी करवाना मुश्किल है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि नेशनल ट्रस्ट में इतनी गंभीर अनियमितताएं चल रही है। नेशनल ट्रस्ट जो कई विशेष प्रकार की डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए बनी है, बहुत अच्छी संस्था रही है, उसमें इतनी अनियमितताएं चल रही हैं और अनब्रिडल्ड ब्यूरोक्रेटाइजेशन उसका हो रहा है। तो इससे बेलगाम ब्यूरोक्रेटाइजेशन जिसको कहते हैं, तो उसमें अभी सुनने में ये भी आया है, जो आप लोगों को पता नहीं है, कि जो चेयरपर्सन की पोस्ट है उसको भी डीवैल्यू करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरह की व्याख्याएं दी जा रही हैं। और मेरे समय में भी कुछ ऐसी बातें हुई जिनको अभी मैं सार्वजनिक रूप में नहीं बताऊंगा नेशनल ट्रस्ट में, वो भी कारण रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि जो सरकार में जो लोग हैं वो कुछ रुष्ट हुए हैं, वो हो, कोई बात नहीं। देखिए, एक बात दानिश मैं आपको बताता हूं जी, व्यक्ति को ईमानदारी की कीमत भी चुकानी पड़ती है, और ईमानदारी और गैर ईमानदारी की, ना ईमानदारी की भी कीमत चुकानी पड़ती है। यानी ऑनेस्टी की भी कीमत होती है, वो चुकानी पड़ती है आपको, और डिसऑनेस्टी की भी कीमत चुकानी पड़ती है। खाली बात इतनी है कि ऑनेस्टी की जो कीमत चुकानी पड़ती है, ये जो स्थिति है, ये बड़ी ही दुखद स्थिति है, लेकिन है, ऐसा है ये बात।
ठीक है। तो अब इनकी अब आरसीआई की चेयरमैन ने रिसेंटली, चेयरपर्सन जो हैं, सुना है उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। अब जो व्यक्त कारण बताया सुनने में आता है, जो व्यक्त कारण या कथित कारण जो सुनने में आ रहा है कि क्यों रिजाइन दिया, वो तो ये है कि उनके शायद उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये कारण है। लेकिन अब ये पता नहीं है कि कोई व्यक्त कारण के पीछे कोई अव्यक्त कारण भी है क्या, ये पता नहीं है। कई दफे व्यक्त कारण ही असली कारण भी होता है, कई दफे ये भी हो सकता है कि व्यक्त कारण दूसरा हो, अव्यक्त कारण दूसरा हो, ऐसा भी हो सकता है, इसको भी आप नकार नहीं सकते। Exactly. तो संक्षेप में ये बात है इस। तो सर अब इसको कैसे देखा जाए, जैसे क्या अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या आपको लगता है एडिशनल चार्ज, हमारे भी जैसे ब्यूरोक्रेसी में आईएएस ऑफिसर्स हैं जो डिसेबल हैं और काफी एमिनेंट हैं, काफी एबल्ड हैं, तो क्या ये चार्ज उनको भी दिया जा सकता था अगर देना? नहीं, उसमें देखिए बात ये है कि चार्ज, एडिशनल चार्ज आप किसको दे सकते हैं? ये पद किस रैंक की है? केंद्र सरकार के सचिव के बराबर समकक्ष पद है। तो पहले तो आप ये देखिए कि केंद्र सरकार के सचिव के बराबर अभी शायद ही कोई विकलांग व्यक्ति होगा जो इस ऊंचाई तक पहुंचा होगा। ठीक है, आईएएस हो सकता है, आईएएस हो सकता है, लेकिन वो आईएएस यंग है ना, अभी इस रैंक तक पहुंचने में उनको बड़ा समय लगेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त पगार देना ही है तो एक पद नीचे वाले को फिर भी थोड़े समय के लिए दे सकते हैं। जैसे एडिशनल सेक्रेटरी का रैंक का भी कोई हो तो उसको कुछ समय के लिए सेक्रेटरी के इक्वल रैंक के पद का चार्ज भी दे सकते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो अभी कोई दिखता हुआ व्यक्ति नहीं लगता विकलांग व्यक्तियों में। ठीक है, ये है। लेकिन एक बात मैं वापस आता हूं कि ये जो संस्थाएं हमारी हैं, चीफ कमिश्नर की, नेशनल ट्रस्ट और आरसीआई, ये जो तीनों स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं, इनकी जो दुर्गति हो रही है, इसके बारे में मेरा ये कहना, मुझे लगता है कि जो डिसेबिलिटी सेक्टर है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि उसी पे ही आ रहा था मैं, उसी क्वेश्चन पे ही आ रहा था। हम दोनों इस क्वेश्चन को दो तरह से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये जब पूरा डिसेबल्ड सेक्टर है, पहले तो हम करते हैं अपनी कम्युनिटी की, जो हमारी वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन द्वारा 3 ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रूव्ड हैं, नैब, एआईसीबी और एनएफबी। तो हमने देखा नहीं है, सब बटे बटे दिखते हैं, हर चीज में, हर टॉपिक पे सबके विचार भिन्न दिख रहे हैं, कोई भी आदमी आगे नहीं आ रहा। अगर सीसीपीडी को भी किसी ने अभी तक, मेरी नॉलेज में नहीं है किसी ने रिकमेंडेशन दी है जब प्रेशर डालने की बात की है, तो इस पे क्या कहेंगे, क्यों बंट गए हैं? एक ऐसा टाइम था जब यूनाइटेड थे, लेकिन अब दूर दूर तक वो हमें देखने को मिल नहीं रहा। देखिए, मत भिन्नता स्वस्थ लोकतंत्र का एक लक्षण है। ठीक है, लेकिन सवाल अगर केवल मत भिन्नता का हो, मेरे ख्याल से तब तो उसको काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। यहां तो मतभेद की बात से भी बढ़कर मनभेद की बात ज्यादा है। मनभेद जब होता है उसमें क्या है कि इंट्रिंसिक बिटरनेस होती है, और उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, उनको उखाड़ फेंकना कोई मामूली काम नहीं है। अब देखिए, मैं फ्रैंकली बोलता हूं, जैसे हमारे यहाँ 3 नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एग्जैक्टली। दूर से मुझे लगता है कि एआईसीबी और एनएफबी, अब वो बोल करके चाहे कुछ भी कहें, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दें, मैं तो पॉलिटिशियन हूं नहीं, तो मैं सीधे सीधे मुझे जो लगता है वो बताता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत हूं इस मामले में। तो देखिए, इनमें क्या है कि इनके ये जो इन दोनों संगठनों में जो एक दोनों संगठनों के कुछ बड़े नेताओं में जो एक मनभेद नजर आता है, उस मनभेद की जड़ें कहाँ है देखिए। उसकी जड़ है कि जब ये एनएफबी का जो विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एआईसीबी बनी, तो ये जो विभाजन के समय जो कुछ भी हुआ वो बड़ा दुखद था। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई बात नहीं कह रहा हूं,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो विभाजन की परिस्थितियां वो बड़ी दुर्भाग्यजनक बनी, और वही परिस्थितियां जिम्मेदार है कि ये मनभेद की स्थिति, मतभेद से भी बढ़कर मनभेद की स्थिति पैदा हुई। अब क्या हुआ कि समय के चलते चलते क्या हो रहा है कि इसमें एक तो आपसी विश्वास की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, बिटरनेस काफी है। बीच बीच में कई प्रयास हुए कि विशेष करके इन दो संगठनों और तीनों संगठन जो एनएबी, एनएफबी और एआईसीबी, ये तीनों संगठन इनका एक साझा मंच भी हो, और जो हमारे मूल मुद्दे हैं दृष्टिबाधित लोगों के, उन मूल मुद्दों पर आम सहमति हो तीनों संगठनों में, ताकि उसको और पुरजोर और प्रभावी तरीके से, कारगर तरीके से उठाया जा सके। इसके प्रयास बीच बीच में हुए। आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैंने भी अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मली उसके प्रयास किए थे अतीत में, और कभी कभी इसका परिणाम भी निकला। एक बार ये भी हुआ था कि इन तीनों संगठनों में के लिए इनमें एक समझ बनी रहे, इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन हुआ था। और उनकी कुछ बातें थी कि हर 3 महीने या 6 महीने में उस कमेटी की मीटिंग होगी और एक कोई कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होगा जो ये सारे कोऑर्डिनेट करेगा वगैरह। लेकिन वो सब मीटिंग्स उसकी शायद हुई नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है। नहीं, लेकिन और वो फिर वहीं अब थोड़ा सा इससे हम निकले, क्योंकि देखिए मेरा जो मूलभूत क्वेश्चन है वो ये है, अभी देखिए नैब के इलेक्शन उसमें भी एसके सिंह जी जीत गए हैं, और जैसा कि ये सबको मालूम है, मैं शो कर चुका हूं डायरेक्ट टॉक, और उसमें भी रोमटा जी के और उन दोनों के मतभेद काफी हैं, मतभेद के साथ साथ मनभेद भी काफी है, जैसा आप बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब मैटर्स कम्युनिटी के आ जाते हैं, तो वहां जब हमारे वो लीडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो सबसे पहला हित आम जनता का आता है। जैसे सीसीपीडी की हम बात कर रहे हैं अभी, तो इनमें से किसी को तो आगे आना होगा, किसी तरह का प्रेशर बिल्ड करना होगा, या स्ट्राइक करने का रोल कैसे दिखता है, क्योंकि कोई लोग मानते हैं कि स्ट्राइक करना सही नहीं है। तो इस विषय में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप बताएं। हाँ, एक मिनट, मैं इसी पे आ रहा हूं। लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि देखिए, अब ये अभी जो मिस्टर सिंह आए हैं, कल उनका भी फोन आया था, आशीर्वाद मांग रहे थे। तो अब इसमें ये है कि देखिए इनमें बिल्कुल, मैं इसी बात को आपने जो कह दी, यही बात मैं अपने तरीके से कहने जा रहा था कि अब ये जो तीनों संगठनों के जो शीर्ष स्थानीय नेता हैं, उनका ये दायित्व है कि वो अतीत के मतभेदों को या मनभेदों को भुलाएं और परिपक्वता का परिचय दें। वो एक दूसरे में विश्वास बहाली के कुछ उपाय करें, संवाद स्थापित करें, एक दूसरे के प्रति कटु टिप्पणियों से बचें। अब इसमें एक बात है कि जैसे एक चीज हुई है कि भाई मान लीजिए कि कोई एक संगठन ऐसा काम कर रहा है जो आपको लगता है कि वो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लार्जर इंटरेस्ट्स में ठीक नहीं है, तो मैं ये नहीं मानता कि उसको अपोज नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं मानता कि उसको वो करते रहने देना चाहिए। मैं मानता हूं कि बिल्कुल उसके साथ एंगेज करें, दृढ़ता से लेकिन शालीनता से, डिसेंटली बट फर्मली। आप अपना विचार बिल्कुल सार्वजनिक रूप से रखिए, पहले उनको बताइए, या तो वो उसमें मान जाएंगे कि आपकी बात सही है। अगर वो नहीं मानते और आपको लगता है कि नहीं ये सही है, तो आप यू कैन इवन गो पब्लिक अबाउट इट, बट यू हैव टू बी डिसेंट इन योर एक्सप्रेशंस, इन योर कंडक्ट, डिसेंट बट एट द सेम टाइम फर्म, अगर आप में करेज ऑफ कन्विक्शन है। अब रही स्ट्राइक और धरने की बात, उस पर आता हूं जो आपका एक सवाल था। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब हम किसी समस्याओं से निपटने की बात सोचते हैं और उसके लिए अपनी रणनीति बनाते हैं, तो हमारी रणनीति हमारी परिस्थितियों और हमारी आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। इस विषय में हमको रिजिड नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, एक विधायी लचीलापन, सकारात्मक लचीलापन हमारे सोच में होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आवश्यकता हो, अगर नीड है, तो आप
कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आदि बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए। और मैं ये नहीं मानता कि धरना और प्रदर्शन से कोई बौद्धिक संवाद बंद होता है। ये सोचना तो इंटेलेक्चुअल स्नॉबरी है। मैं तो बल्कि ये मानता हूं कि कई दफे ये जो शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन जो है, ये बौद्धिक संवाद के शुरू होने का कारण भी बन सकता है। और दूसरी 2-3 बातें कहूं, इसके फायदे क्या हैं, क्यों जरूरत होने पर आपको सड़क पे भी उतरना चाहिए। जरूरत होने पर आपको शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से धरना प्रदर्शन स्ट्राइक बिल्कुल करनी चाहिए। इससे एक तो आपको सिविल सोसाइटी की सॉलिडेरिटी मिलती है। नहीं तो आप क्या है, किसी अफसर से बात करते रहिए, बस वो मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो ठीक है ना। आप इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, इंटेलेक्चुअल स्नॉबरी करते रहिए। व्हाट इज द पॉइंट? हाँ, वो करिए, पहले कोमल तरीके आदमी को अपनाने चाहिए, पहले सॉफ्टर ऑप्शंस अपनाने चाहिए। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से, अगर आपको लगता है कि सॉफ्टर तरीकों से काम हो नहीं रहा है, जबकि आपका काम न्यायोचित है, आपकी मांग वैध है, आपकी बात सही है, तो आपको फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी इवॉल्व करनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस इन विच यू फाइंड योरसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए एक तो सिविल सोसाइटी सॉलिडेरिटी इसमें आई। दूसरी बात है कि देखिए, इससे समाज में आपकी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और तीसरे, इससे सरकार पर दबाव भी बनेगा। तो इसमें ऐसी क्या नुकसान, जैसी क्या बात है कि आप कि आप बिल्कुल वो ना ही करें, खाली लॉबिंग ही करते। देखिए, एडवोकेसी के कई प्रकार हैं, एडवोकेसी के कई आयाम हैं, उस पर तो अलग से सेशन लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी संक्षेप में मैं आपको इतना ही बताता हूं कि भाई ये बिल्कुल, मैं तो कहता हूं नीड बेस्ड स्ट्रेटजीज आप लीजिए। कीप अ पॉजिटिव एंड फ्लेक्सिबल पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी अपने अप्रोच में रखिए, और अगर जरूरत हो तो निश्चित रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए बिल्कुल आप प्रदर्शन करिए, धरना करिए, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमने जो छोड़ दिया उसको पिक करते हैं। हालांकि यहाँ तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई दो राय बनती दिख नहीं रही, लेकिन ऐसा ही हाल पूरे विकलांग समाज में है। अब हम थोड़ा सा विस्तार में देखें तो वहां भी हमें काफी मनभेद और मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। जैसे नेशनल ट्रस्ट की अगर बात करें, उससे कई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है उनके साथ, लेकिन इकट्ठा कोई नहीं आ रहा, चाहे वो ऑर्थोपेडिक लोग हैं, सीसीपीडी के मुद्दे पे, क्योंकि सीसीपीडी तो कोई भी डिसेबल हो सकता है, लेकिन कहीं से भी हमें मतभेद बनते, यहाँ पर बात बनती दिख नहीं रही। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा कि सीसीपीडी तो कोई भी डिसेबल्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। नॉन डिसेबल्ड, अभी के कानून में नॉन डिसेबल्ड भी बन सकता है। और जैसे कि शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है, अब शेड्यूल कास्ट तो ढेर सारी हैं, बहुत सारी है, उसमें किसी भी कास्ट का आदमी उसका वो बन सकता है। ये केवल डिसेबल्ड के लिए जैसे मुझे किसी ने कहा, जब मैंने कहा कि ये जो कमीशन आप नए कानून में बना रहे हैं, इसमें डिसेबल्ड को चेयरमैन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो मुझे उस समय एक सेक्रेटरी या किसी ने कहा कि फिर तो ये तो कुछ डिसेबिलिटीज के ऐसे लोग हैं, वो तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा, देखिए, ऐसे फिर तो ये भी कह सकते हैं कि कुछ कास्ट के लोग हैं, वो तो कभी बन ही नहीं पाते हैं चेयरमैन। तो ये तो कोई मतलब की बात नहीं। जो योग्य है, जो बन सकता है, वो बनेगा उस कास्ट के भीतर या उस डिसेबिलिटी के भीतर, उन डिसेबिलिटीज के भीतर। पहली बात। अब जो दूसरी बात आपने कही, जो कि मूल बात है, इसको मैं कैसे देखता हूं। देखिए, पहली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा 2-3 कारण मैं बताता हूं, हालांकि वो केवल वही कारण नहीं है, और भी कारण निकलेंगे, लेकिन 2-3 कारण जो अभी तात्कालिक रूप से मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि आप देखिए ना, यहां जो डिसेबिलिटी मूवमेंट इस देश में अभी भी चल रहा है, वो बड़ा व्यक्ति केंद्रित है। एक कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रॉस डिसेबिलिटी का ठेका लिया हुआ है, वो ऐसा दावा करते हैं। एक कोई व्यक्ति हैं जो किसी और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के रूप में। तो जब तक चीजें व्यक्ति केंद्रित रहेगी, तब तक वो असली अर्थों में मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रही है कि डिसेबिलिटीज में विविधताएं बहुत है, भिन्नताएं बहुत है।
क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड है, किसी के सेरेब्रल पॉलिसी है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला है, और सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपनी अपनी नीड्स हैं, अपनी अपनी अपना अपना एजेंडा है। तो अब जो सबसे बड़ी चुनौती है कि एक ऐसा नेता हमको चाहिए, ऐसे नेता हम ऐसा नेतृत्व चाहिए हमको जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों का हो, और जो इस बात को समझे कि ठीक है वो स्पेसिफिसिटीज तो हैं, अलग अलग विशिष्ट आवश्यकताएं और आकांक्षाएं तो हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है जो कि हमको एक साथ ला सकती है, और वो कॉमन चीज ये है कि विकलता पर आधारित जो भेदभाव होता है, विकलांगता पर आधारित जो भेदभाव होता है, ये एक समानता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो क्रॉस डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी प्रासंगिक हैं, और जो यूनिडिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एकल विकलांगता वाले जो संगठन है, उनकी भी प्रासंगिकता है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तो इस तरह के नेतृत्व की हमें आवश्यकता है। अब देखिए, आरसीआई, नेशनल ट्रस्ट और सीसीपी, ये चीजें ऐसी है, बिल्कुल आपने सही कहा दानिश, आपके युवा मन ने इसको बिल्कुल ठीक पकड़ा है। ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी डिसेबिलिटी का कोई एजेंडा क्लैश करता किसी एक विशेष तो ये इन पे सारी डिसेबिलिटीज को एक होकर पुरजोर तरीके से आना चाहिए आगे, और इसमें देर हो रही है कि इन संस्थाओं को बचाओ, इनके डीवैल्यूएशन को बचाओ, इनके डीजनरेशन को बचाओ, ताकि हमारे हित इसमें साधित हो। एग्जैक्टली सवाल तो बहुत है सर, लेकिन समय अभी इजाजत नहीं देता। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, यहाँ पर एक मुझे बात कहनी थी, अगर आपके पास कितना समय है? ये हमारे पास 3-4 मिनट हैं। 3 मिनट। मैं एक बात ये आपको कहना चाहता हूं, ये जो मैंने कहा ना कि हमको जरूरत पड़ने पर बिल्कुल निश्चित रूप से नीड बेस्ड स्ट्रेटेजीज लेनी चाहिए, और इसमें मुझे दुष्यंत की एक कविता बहुत प्रिय है, 1-1.5 मिनट लगेगा, मैं वो कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनने पढ़ूंगा नहीं, मुझे याद है, वो याद है, मैं सुनाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब तो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर गली में, हर नगर में, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वो आग ऐसी हो जो कि पूर्वाग्रहों को भस्म करे, वो एक विधायी आग हो, एक सकारात्मक आग हो जो पूर्वाग्रहों को भस्म करे, जो गलत धारणाओं को भस्म करे, जो भ्रांत धारणाओं को भस्म करे, जो उदासीनता को भस्म करे, और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक ऐसा बदलाव लाए कि वो संपूर्ण गरिमा के साथ और बराबरी के आधार पर अपना जीवन यापन कर सके, प्रथम श्रेणी के नागरिक के रूप में। जी बहुत खूब, आपने बहुत सही कहा। और यहाँ ये भी जैसे आपने कहा, तो यहाँ लिसनर से निवेदन है और खास तौर पे रिक्वेस्ट है श्री जीएल कोल साहब को, क्योंकि जिज्ञासा में जो लेटेस्ट उनका एडिटोरियल आया है वो बहुत ही दुखदाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उनका एडिटोरियल किसी को पसंद नहीं आता तो वो आगे से शायद ना लिखें। तो रेडियो उड़ान के मंच से हम कोल साहब को ये विनती करते हैं कि आप लिखें, क्योंकि लिखना भी और आप जैसे बुद्धिजीवियों को पढ़ना हमारा सौभाग्य रहता है, और बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और पिंचा सर, आपने बहुत डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दी है, और ये बहुत एक मिनट, कॉल साहब का वो एडिटोरियल अभी मेरे पास वो जिज्ञासा आने वाली है, आई नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कॉल साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनका कंट्रीब्यूशन मैचलेस है, अनपैरेलल्ड है, और उनको बिल्कुल लिखते रहना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उन पर यह दबाव बनाए रखूंगा कि वो लिखें।
जी बिल्कुल, मैंने भी कल फोन करके अपने को रिक्वेस्ट की थी। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत छोटे हैं। तो थैंक यू सो मच पिंचा सर, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली है और लिसनर्स को बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। इसी तरह आप आते रहें। एक काम और कभी करें तो क्या होता है कि अभी तो जो आपके जरिए आपके लिए आपके प्रति मैं आभारी हूँ, रेडियो उड़ान के प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मेरे जो हमारे जो श्रोता है, हमारे जो विकलांग और दृष्टिबाधित साथी हैं, विशेष करके युवा साथी, उन लोगों से एक संपर्क सूत्र कायम है। मैं चाहता हूं कि कभी ऐसा कोई अगर संभव होगा कि नहीं पता नहीं, तकनीकी रूप से संभव हो तो कि वो आपके प्रोग्राम में हो और वो फोन करके अपने उद्गार, अपने विचार मेरे से साझा करे, तो उनसे बातचीत करके मुझे बिल्कुल हम जल्द ही एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें कोल साहब और आपका शो करवाएंगे और रोंगटा सर को भी आपके साथ कभी लाएंगे। तो इस तरह का प्रयास हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए पिंचा। माय प्लेजर, माय प्लेजर।